दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में UGC नेट JRF हिंदी की साथी में। जैसा कि हम जानते हैं, कल जब मैं यह रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लास्ट का अधूरा रह गया था। आज हम आषाढ़ का एक दिन का आगे के अंक कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में पहले अंक के कुछ अंश रह गए थे, वह पढ़ेंगे और दूसरे अंक की भी समाप्ति करेंगे इस पे। फिर अगले भाग में इसके तीसरे अंक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक। शुरुआत करते हैं मल्लिका के कथन से। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम आप। विलोम, उस आधार को दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट कर दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या। मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कि कालिदास अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतन में चलकर किसी से पूछ लें। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अभी इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतन छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं है कि। मल्लिका कालिदास की ओर उसके बीच में आ जाती है। उन्मुख का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका कहती है, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा के बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं बालिका नहीं हूँ, अपना शुभ अशुभ सब समझ सकती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त है। और एक बात कालिदास से भी कहना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा हित चिंतक है। कालिदास, मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। मल्लिका, फिर उदास हो गए? देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास, तुम फिर एक बार सोचो। मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजश्रेय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, और वह प्रश्न मैं हूँ ना? यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने पर मेरे अंतर को एक रिक्तता छा जाएगी और बाहर भी संभवतः बहुत सुना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने यहाँ साथ छल नहीं कर सकी। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गिली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझते। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतन में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवकाश कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं। वे सामान्य की कसौटी पर ही तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। अपनी कोहनियों पर ठोड़ी रख लेती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे, और मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। कालिदास, तुम मुझे पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का भी नहीं है। मल्लिका,
शब्दों की चुभन का अनुभव करके भी अपनी मृत्यु स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। फिर कालिदास कहता है, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। रुककर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आपस पर कोहनी रखकर उसे टेक लगा लेती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते हो कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो दे सकती है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कहीं कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतीक्षा उसे कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन सब अपेक्षाओं का निर्वाह करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो, अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ की किरण, यहाँ के हिरण, इन सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते हुए मेघों में गिर जाया करूंगी। संभवतः फिर वर्षा होगी। यो भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं। मल्लिका जैसे सहसा चिहुक उठती है। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। कालिदास क्षण भर आंखें मूंदे रहता है, फिर बटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जाकर बैठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रख देती है और उसका सिर ऊपर उठाती है। मल्लिका अंबिका की ओर देखती है और आंखें के पास और झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम करो। मल्लिका, मुझे अभी यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है वो यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। दोस्तों, यहाँ पे पहला अंक समाप्त होता है। दूसरा अंक शुरुआत करते हैं। दूसरा अंक कुछ वर्षों के अंतराल के बाद आता है। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ दिखाई देता है। प्रकोष्ठ की अवस्था में पहले से कई अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। घेरों से बने हुए स्वस्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 है और उन पर बीच तक काई जमी है। झरोखे के पास के आसन पर कुछ लिखे हुए भोजपत्र बिखरे हैं। कुछ भोजपत्र एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं, आपस में निकट टूटा मुड़ा है, जिस पर भोजपत्रों को शिखर बनाया गया है। एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है, जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका हाथ रोककर अपना बिखरा हुआ अंशुक ठीक करती है। निक्षेप, अब अंबिका का स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, अभी वैसे ही ज्वर आता है। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं है मल्लिका, प्रतीत तो नहीं होता। निक्षेप, निरंतर 2 वर्ष से एक सा ज्वर। वस्तुतः अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका, औषध भी तो ठीक से नहीं खाती। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली हो गई हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कई बार सोचता हूँ कि स्वयं उज्जैनी जाकर उनसे मिलाऊं। मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ अपराध है। मल्लिका, किस बात में?
निक्षेप, बात तुम समझती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस प्रकार वहाँ के ही हो जाएंगे। मल्लिका, मुझे तो प्रसन्नता है कि वे वहाँ जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतुसंहार की ही रचना की थी, वहाँ रहकर उन्होंने कई नई रचनाएं की हैं। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। यानी कि सबसे पहले उन्होंने ऋतुसंहार लिखा था, फिर कुमार संभव और मेघदूत। वे कहते थे उनके एक और बृहत काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल सकी। निक्षेप, यो तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी के रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी। मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे दुख होता है इन सब के अतिरिक्त उन्हीं व्यवसायियों के मुख से और भी तो बातें सुनी थी। मल्लिका, कई व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद अनायास जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कहता। उठकर टहलने लगता है। परंतु यह भी तो सुना था कि गुप्त वंश की राजदूहिता से उनका परिणय हो गया है। मल्लिका, तो उसमें दोष क्या है? निक्षेप, एक दृष्टि से देखे तो दोष नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते हुए उनका यह आग्रह था कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इस आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। मल्लिका, उनके प्रसंग में मेरी बात नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण प्राणियों में से हूँ। वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही संसर्ग चाहिए था। सुना था राजदूहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप, हाँ सुना था, बहुत शास्त्र दर्शन पड़ी है। मैंने कहा ना कि एक दृष्टि से देखे तो इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु दूसरी दृष्टि से देखता हूँ तो बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है, यह कि ऐसी मैं उनकी प्रगति के मार्ग में बाधा भी बन सकती थी। आपके नियोजन से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यही तो सोचता हूँ कि मेरे नियोजन से तुम ऐसा न करती तो संभवतः आज तुम्हारा जीवन यह न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? इतना ही कि पहले माँ काम करती थी, अब वे रुग्ण हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर है। मल्लिका, केवल यही अंतर है। माँ को औषध दे दूँ, अभी आती हूँ। मल्लिका कटोरा लिए बाहर आती है और किवाड़ को पकड़े हुए अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? अंबिका धीरे से सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है और कटोरे को चूल्हे के निकट रख देती है। एक झूठे बर्तन वहाँ पहले भी पड़े हैं। निक्षेप झरोखे के पास से हटकर आता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियां अभी मैंने देखी हैं, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियां? जानते हैं माँ इनके संबंध में क्या कहती है? वे कहती है कि जब भी यहाँ ये आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध, कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। वायु में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों तक नहीं सूखते। निक्षेप, है नहीं, परंतु नहीं कैसे? मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य? निक्षेप, मैंने एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका, तो क्या हुआ? आप भी माँ की तरह व्यर्थ में अनिष्ट की आशंका करने लगे। निक्षेप, परंतु वह बहुत पहचानी हुई आकृति है। मल्लिका, पहचानी हुई आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है कि वह स्वयं कालिदास है। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप, परंतु मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते हुए पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में कोई और उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आगे भ्रांत नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। वे राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चलित से झरोखे के पास चली जाती है। ड्योढ़ी से रंगनी और संगनी प्रवेश करती है। मल्लिका नुपुरों के शब्द से चकित होकर उस ओर देखती है। रंगनी संगनी को पीछे से आगे करती है।
रंगिनी, इनसे पूछो हम अंदर आ सकते हैं। संगिनी, तुम पूछो। रंगिनी, अच्छा मैं ही पूछती हूँ। सुनिए, यह आपका घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लीजिए कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी, और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी, पहले मैं आपको परिचय दे दूं, ये है शुभ ये है शुभश्री रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी आपकी रुचि है। रंगिनी, और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है और आप संगिनी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आप आइए, यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, केवल अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इनका अभिप्राय है इस सारे स्थान को जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगिनी, प्रकोष्ठ को आप लोग भी प्रकोष्ठ कहते हैं, और इसको? मल्लिका, कुंभ कहते हैं। रंगिनी, कुंभ? प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी, देखिए, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका अवाक भाव से उनकी ओर देखती है। मल्लिका, स्थानीय शब्द? संगिनी, जैसे पतंजलि ने लिखा है कि यधा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा, या सूत्रांग ऋषि भभुर्वः। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं। संगिनी, देखिए, हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। आपके घर और वस्त्र जो लगभग हमारे जैसे ही हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की विशेषता मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती, इस प्रदेश ने कालिदास जैसे साधारण प्रतिभा को जन्म दिया है, यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिनी, देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। बात वस्तुतः यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। आप समझ सकती हैं कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु इस प्रदेश में घूमकर हम तो लगभग निराश हो रही हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं है। संगिनी, अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कौन कह रहा है? संगिनी कह रही है। मल्लिका जवाब देती है। मल्लिका, कैसी वनस्पति? संगिनी, कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास के कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती, रत्नानी, मोहौषधिरंच, ये प्रकाश छोड़ने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आजकल एनटीए बहुत से ऐसे सवाल पूछ रहा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो ये भास्वंती, रत्नानी, मोहौषधिसंच, ये प्रकाश छोड़ने वाली औषधियाँ होती हैं। ठीक है, ये वनस्पति का जिक्र किया है कुमार संभव में, ये भी पूछा जा सकता है। मल्लिका, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती। संगिनी सहसा खड़ी हो जाती है। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं छोड़ती? आपका अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह मिथ्या है? मिथ्या यानी कि झूठ है। मल्लिका, उन्होंने कुछ भी मिथ्या नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी, जाने दो संगिनी, ये यहाँ के जीवन के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी, अच्छा, आपका बहुत समय नष्ट किया, क्षमा कीजिएगा। आओ रंगिनी। दोनों चली जाती है। मल्लिका ड्योढ़ी के किवाड़ मिला देती है। आसन के निकट जाकर वह नीचे बैठ जाती है और बिखरे हुए पृष्ठों पर से टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती हैं और एक लंबी सांस निकल पड़ती है। मल्लिका, आज वर्षों के अनंतर तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार मैं वर्षा में भीगूंगी और फिर तुमसे कहूँगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी की ओर जाने वाली व्यवसायियों से कितना कितना अनुरोध करके मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी मैं तुम्हें मेघदूत की पंक्तियाँ गा गा कर सुनाऊंगी। किसी पर्वत शिखर से घंटा
घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूँगी कि देखो, यह तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे, उससे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण और है, और नहीं सोच पाती कि तुम भी वही हो या। कोई डोरी के किवाड़ खटखटाता है। मल्लिका अपने को भटक कर उठ खड़ी होती है झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका कुछ असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार: मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सम्मुख खड़ा हूँ। मल्लिका: कहिए। अनुस्वार: देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मातृगुप्त यानी कालिदास। कालिदास का नाम यहाँ बदल दिया गया है, मातृगुप्त रख दिया गया है। मल्लिका: देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार: ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्प्राण आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्तवंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगमंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका: ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता कालिदास हैं और आप कह रहे हैं। अनुस्वार: वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। जब वो कश्मीर का शासन संभालने के लिए जाते हैं तो उनका नाम बदलकर मातृगुप्त रख दिया जाता है। किसका? कालिदास का। मल्लिका: वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है। अनुस्वार: मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृहों के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अपेक्षित समझेंगी। हम आपका आदेश समझते हुए इस कार्य को अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ। अनुनासिक दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षणात्मक दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका इस तरह एक कोने में हट जाती है जैसे वह उस घर में आगंतुक हो। अनुनासिक आसन के निकट चला जाता है। अनुनासिक: मैं समझता हूँ कि यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार: देवी द्वार के प्रकोष्ठ में प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक: तो उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से के साथ अंगुल दक्षिण की ओर हटा दिया जाए। अनुनासिक: दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक: मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार: मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक: तो विवादास्पद विषय होने के कारण आसन को यहीं रहने देना चाहिए। अनुनासिक: अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ? अनुस्वार: मैं समझता हूँ कि एक कुंभ इस कोने में और दूसरा दूसरे कोने में होना चाहिए। अनुनासिक: मैं समझता हूँ कि कुंभ इस प्रकोष्ठ में होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार: क्यों? अनुनासिक: क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार: मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक: मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार: अनुनासिक: तो कुंभ को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार: ये वस्त्र? अनुनासिक: वस्त्र सभी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वार: क्यों? अनुनासिक: शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार: कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक: यह तो मुझे स्मरण नहीं। अनुस्वार: यह स्मरण है कि ऐसा प्रमाण है? अनुनासिक: हाँ। अनुस्वार: तो? अनुशासिक: तो स्निग्ध विषय है। अनुस्वार: हाँ, तब तो अवश्य स्निग्ध विषय है। अनुनासिक: तो स्निग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार: अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक: किंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। अनुस्वार: चूल्हा हटाने का अर्थ है आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक: और समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार: और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक: और मैं समझता हूँ कि झूठे भोजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार: मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक:
तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुसार मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक और तो कुछ शेष नहीं। अनुसार मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक नहीं, अभी शेष है। अनुसार क्या? अनुनासिक यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, यहाँ से हटा लेना चाहिए। अनुस्वार मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुशासिक तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक हटा दो। अनुस्वार मैं। अनुनासिक हाँ। अनुस्वार तुम नहीं। अनुनासिक नहीं। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार फिर भी। अनुनासिक पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार कितने किंतु चौकी पहले देखी तुमने है। अनुनासिक तो अनुस्वार तो अनुनासिक हटा दो। तुम अनुस्वार तुम ही हटा दो। अनुनासिक तो रहने दो। अनुस्वार रहने दो। अनुशासिक अब। अनुस्वार हाँ अब। अनुनासिक एक बार फिर चारों ओर दृष्टि डाल ले। अनुस्वार हाँ, एक बार फिर चारों ओर दृष्टि डाल ले। मातुल व्यस्तता सा बाहर से आता है। मातुल अधिकारी वर्ग। मातुल कहता है अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक क्यों? अनुस्वार अनुस्वार हाँ, पूरा हो गया है, हो गया ना? क्यों? अनुनासिक हाँ, हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल तो वह दृष्टि कृपया रहने दीजिए। देवी प्रियंग मंजरी बाहर पहुँच गई हैं। अनुनासिक देवी बाहर पहुँच गई है तो चलो। अनुस्वार चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंग मंजरी को मार्ग दिखलाता हुआ आप उसके आगे आगे आता है। मातुल वह सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर के प्रकोष्ठ से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी के सामने तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई हैं तुम्हारे संबंध में ही पूछ रही हैं। यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। ओह हाँ मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन नियोजित है? मल्लिका अभिवादन करती है। प्रियंग मंजरी मुस्कुराकर उसके अभिवादन की स्वीकृति व्यक्त करती है। प्रियंग मंजरी कहती है, आर्य मातुल, आप जाकर विश्राम कीजिए। मेरे अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल परंतु आपके लिए आसन। प्रियंग चिंता मत कीजिए, मुझे कोई असुविधा न होगी। मातुल असुविधा तो अवश्य होगी, आप असुविधा न समझे, और यह और बात है। और वास्तव में कुलीनता इसी को कहते हैं। बड़े कुल की यही विशेषता होती है कि प्रियंग आप जाकर विश्राम कीजिए, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल मुझे थकाया है आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे, मैं तब भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, किंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे एक दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम है तो वह है पशुपाल का। एक पशु मार्ग से भटक दे जाए। प्रियंग देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, उन्हें जाकर एक बार देख लीजिए। मातुल अब मैं पशुओं को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख, मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पूर्व ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि मल्लिका की दृष्टि प्रियंगु से मिली रहती है। प्रियंगु बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। प्रियंगु तुम सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका उसकी निकटता के साथ व्यवस्थित हो जाती है। मातुल कहता है क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई बातों की व्यवस्था करना शेष है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की व्यवस्था कर दो। नहीं, ये खड़ी ही रहेंगी। अच्छा, तो मैं चल रहा हूँ, और कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु आप चले, यहाँ के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल अच्छा, मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता करने के लिए यहाँ अंबिका है। फिर भी कोई बात हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंग मछली क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी के हाथ से छूती है।
प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका, बैठ जाइए। प्रियंगु, नहीं, मैं बैठना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है। अन्यथा दूसरे मार्ग से हम अधिक सुविधापूर्वक कश्मीर की राजधानी में पहुँच सकते थे। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में मुझे आपका आतिथ्य करना चाहिए। आप आसन ग्रहण कर ले तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, मेरा आतिथ्य करने की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे पास अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये यहाँ न भी आते, परंतु मैं इन्हें विशेष आग्रह के साथ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी और इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था। चाहती थी कि संभव हो तो इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्वाज्य सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा होती है। मल्लिका, यह हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिनों के लिए इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, फिर भी। प्रियंगु, इस सौंदर्य के सम्मुख जीवन की सब सुविधाएं हैं। ये कौन कह रहता है? प्रियंका मंजरी कहती है, और ये कथन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आप इस कथन को नोट कर लीजिएगा। इस सौंदर्य के सम्मुख जीवन की सब सुविधाएं हैं। प्रियंका कहती है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यो वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है कि सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल स्वप्न है। बैठ जाओ, यहाँ पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। प्रियंगु, लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंगु, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं? मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रियंगु, मैं समझ सकती हूँ। मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण भी खलित हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। प्रियंका मंजरी का यह कथन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसे भी नोट करें। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण भी स्खलित हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण पर पहुंच चुके हैं। मेरा समय इसी आयास में व्यतीत होता है कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम साध्य जीवन है यह, तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। प्रियंका, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। कई बार बहुत क्षति होती है, वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय नष्ट न हुआ करे, इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हिरण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान में क्रीड़ा कौशल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ कि इससे अंतर पड़ेगा।
देख रही हूँ कि तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका, आप बहुत उदार है, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का ही अभ्यास है, इसलिए हमें असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी मैं चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। मैंने स्थापतियों को से कहा है कि से उज्जैनी से सुलक्षण शिलाएं लाकर उस कार्य को प्रारंभ करें। मुझे खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ न रह सकूंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि। मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ को भी साथ जाने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगनी के रूप में रहोगी। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारी की नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पूर्व राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिक प्रक्रिया के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका, देखा है। प्रियंगु, तुम उनमें से जिस किसी को अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे परिणयन का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों बहुत योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका देवी। प्रियंगु, संभवतः तुम उन दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और अनेकानेक अधिकारी हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम जिस किसी से चाहोगी। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। प्रियंगु, क्यों? तुम्हारे मन में यह कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। मल्लिका, माँ? अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लौट जाओ। अंबिका, मैं किसी अभ्यागत से बात ही नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत जाते हैं। मेरे लिए वह घर अब घर नहीं, एक काल खंडर है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी न करूँ। मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर सदा से इस अवस्था में नहीं है राजवधु। जब मेरे हाथ चलते थे, मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस प्रकार गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी यहाँ भी टूटी सी पड़ी रहती हैं। यह इसलिए कि। प्रियंगु, मैं देख रही हूँ कि घर की अवस्था अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं अवश्य कर जाऊंगी। मैं स्थपतियों को आदेश दूंगी कि वे इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका सहसा चौंक जाती है। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु मर्जी फिर तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के ही लिए कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा हो तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य कर सकूँ। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पूर्व कई और आवश्यक कार्य संपन्न करने हैं। यह तो इस समय भी आवश्यक नहीं था, फिर भी मैंने अब आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने चले गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा। मल्लिका के हाथों की उंगलियां उलझ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं। अंबिका उसी आवेश में 2-1 पग प्रियंगु की ओर बढ़ती है। अंबिका, परंतु राजवधु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। प्रियंगु, मैं आपके कष्ट को समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। इन्हीं। अच्छा। गंभीर गर्दन स्मित के साथ मल्लिका की ओर देखकर धीरे धीरे चली जाती है। अंबिका आवेश से निहसस्त सी उस ओर देखती रहती है। फिर वह गिरती सी आसन पर बैठ जाती है और वहां से कुछ पन्ने उठाकर मल्लिका की ओर बढ़ा देती है। अंबिका कहती है, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। इन्हीं में ना कहती थी कि
उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है। क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहिए? मल्लिका मल्लिका कहती है, राज्य कन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई क्यों कर उत्तरदायी है? अंबिका, किंतु उसके यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह उस किसी किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थपति इस घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह प्रभु है, उसके पास संपदा है। उस प्रभुता और संपदा का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता है? मल्लिका कहती है, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ फिर खांसी उठाने से आगे नहीं बोल पाती। विलोम बाहर से आता है। विलोम कहता है, इस प्रकार क्षुब्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगडुली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है? चलो, मैं स्वस्थ चलकर ग्राम भर में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। विलोम, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर अब बहुत मूल्यवान समझे जाते हैं। मल्लिका, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा ना हो। अंबिका, तो जाकर तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार न रहे। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस दिन के जीवन का सबसे बड़ा उत्साह है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। वे अतिथियों के लिए भोज्य और पेय सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस भोज्य सामग्री में संभवतः कुछ हिरण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। मल्लिका, यह सत्य नहीं है। विलोम, सत्य नहीं है, परंतु इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को स्वयं राजकन्या ने आदेश दिया है कि किसे आदेश दिया है? इंद्रवर्मा और विष्णुदत्त को आदेश दिया है। मल्लिका, उस आदेश का और अर्थ भी हो सकता है। विलोम, और अर्थ क्या और है? क्या राजकन्या हिरण शावकों से खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनाकृतियां बनाएंगे? यह भी एक हृदयग्राही विषय है कि राज परिवार के साथ आए हुए राजधानी के कलाकार आज यहाँ हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़, कोई पत्ता, कोई तिनका शेष न रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर न ले जाएंगे। मल्लिका, इसका भी कुछ अपना अर्थ हो सकता है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि इसका अर्थ नहीं है? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे वहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और इस वैचित्र को यहाँ से जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। मैं, यह घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्रता के उदाहरण है। मैं तो उनकी सक्षम और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ जहाँ वैचित्र नहीं वहाँ भी वैचित्र देख लेती हैं। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका, यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होंगी। वह कौन सी राक्षसी थी जो किसी जीव की छाया को पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं भी वह राक्षसी होती और आज मैं भी। मल्लिका, तुमसे मैंने कहा है माँ, तुम विश्राम कर लो, बातें मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए। विलोम, हाँ, अंबिका को अंदर ले जाओ। यहाँ पर ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को अशांत करेगा। मैं तो उत्सव की सूचना मात्र देने के लिए आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने स्वयं यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका, उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है कि अंबिका अभी जीवित है।
विलोम, परंतु मैं समझता हूँ कि वह एक बार आएगा, अवश्य उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध सूत्र को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का भावुक हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका, मैंने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन अस्थिर होता है। विलोम, मेरी बातों से अंबिका का मन अस्थिर होता है? मैं समझता हूँ कि वे कारण दूसरा है। अंबिका जानती है कि उनका मन किन कारणों से अस्थिर होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में दबी रहती हैं, मैं मुखर होकर कह देता हूँ। तुम्हें मेरी उपस्थिति अखर रही है, यह मैं जानता हूँ। यह नहीं बात नहीं है, परंतु मैं कुछ ही देर और यहाँ रुकना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है वह इस बार कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे बहुत पुरानी मित्रता है। मल्लिका, आर्य विलोम, उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से हित करना होगा। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। विलोम, परंतु यह स्थान ही क्या बुरा है? उसके जाने से पूर्व भी हम इसी स्थान पर मिले थे। वर्षों के अनंतर उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मल्लिका, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस समय यहाँ ठहरने का हठ ना करें। मैं कह रही हूँ कि आप चले जाइए, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती कि आप इस समय मेरे घर में हो। माँ, इनसे कहो ये यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। आप विलोम, चला जाता हूँ। नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है यह जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मल्लिका, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। विलोम, किंतु मुझे खेद है। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा, और फिर समान की से मित्रता होती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ, आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चला जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो रुत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, चाहो तो मैं तुम्हारे लिए। मल्लिका, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा? अच्छा अंबिका, कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच नहीं करना। अंबिका, मल्लिका, माँ। अंबिका, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, उससे शक्ति रहती है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है हमारा दूसरा अंक। मैं दूसरे अंक पे इस ऑडियो बुक की समाप्ति करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने और बार बार भी सुने, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दी है और कई और प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्ज़ाम दी है, जब तक हम इसे बार बार नहीं पढ़ते, कम से कम आपको 2 से 3 बार तो आपको यह रीड या फिर सुनना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम जब तक बार बार नहीं सुनेंगे हमें याद नहीं होगा वो चीज़ें। और आगे आपको किसी और नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध या फिर कविता की ऑडियो बुक चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वह उपलब्ध कराऊंगी जल्द से जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में अगले भाग के साथ।